गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। इमरान खान एक साल कबल आज ही के दिन तहरीक अदम एतमाद की वजह से इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हुए थे। इमरान खान अपने इक़्तिदार छोड़ने और आखिरी रात अदालतें खुलने की कहानी कई बार सुना चुके हैं। एक साल कबल तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के वक्त चंद ऐसे वाक़यात हुए जिनसे अब ये तासुर यकीनन काफी लोगों ने कायम कर लिया है कि शायद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं थी, अगरचे डिबेट उस वक्त यही होती थी। आज का दिन मुल्क की तारीख में दो हवालों से अहमियत का हामिल है। आज आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब का दिन भी है, जबकि एक साल कबल पहली बार इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से घर भेजे जाने वाले पहले वजीर आजम भी बने। आज हुकूमत ने इस दिन की मुनासबत से पार्लियामान की मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया। इजलास में जस्टिस काजी फायज ईसा भी शरीक हुए। इजलास में बिलावल भुट्टो ने अदलिया पर तनकीद की और कहा कि इमरान खान को 10 साल तक इक़्तिदार में रखने की साजिश में शरीक अफराद आज भी अदलिया में मौजूद हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर जज हैं, लेकिन उन्होंने पार्लियामान में जाकर एक ऐसे वक्त में एक कंट्रोवर्शियल डिबेट का हिस्सा बनने की कोशिश की है जिस वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट आपको डिवाइडेड नजर आ रही है। सवाल पहले दब दब के उठ रहे थे, अब खुलकर उठेंगे कि क्या जो एक न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आज से एक साल पहले हम एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उठाते रहे, अब जुडिशरी से भी उठेगा। अगर एक सेगमेंट के ऊपर इल्जाम लग रहा है तो फिर दूसरा सेगमेंट अगर दूसरी जगह पे बैठा है तो फिर इस डिवीजन का असल मुहर्रिक क्या फिर सियासत ही है। शायद इसका एहसास भी हो गया मोअज़्ज़ज़ जज को, इसलिए उन्होंने खुद भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी। लेट्स वॉच हिम। मैं अपने और अपने दायरे की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी। सिर्फ बहुत सारी सियासी बातें हो गई और खैर फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता। आज इस स्पेशल डेवलपमेंट पे मेहर बुखारी साहब ने ट्वीट की। वो कह रही हैं कि सारी जहानत तदबीर खत्म हो गई है। जब जस्टिस फायज ईसा ने आइन के 50 साल पूरे होने पर इस मज़का खैज खुसूसी दावत को कबूल करने का फैसला किया तो क्या सोच रहे थे? यकीनन जश्न मनाने के बेहतर तरीके थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नाजुक और मुतनाज़ा वक्त में इससे बदतर ऑप्टिक्स क्या हो सकती है? बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, उन्हें भी जरा देख लीजिए। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था, और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। अब हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना है, मगर इस वक्त ये खेल हमारा इदारा में तो नहीं चल रहा, ना कि किसी और इदारा में चल रहा है। वो इदारा ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तो एक ही जगह मौजूद है जहां ये खेल अभी तक जारी है। फॉरेन मिनिस्टर साजिश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साजिश का बेहतरीन हल ये होता है कि आप इलेक्शन में चले जाएं। जो साजिश करने वाले हैं उनका दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। जब आपका पूरा तासुर ये है कि आप इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, हर तरीके से इलेक्शन से निकलना चाहते हैं, तो फिर दूसरों की साजिश के बारे में जब आप बात करते हैं तो वो किस कदर वजन रखती है, ये भी एक सवाल है। एक साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत छोड़े हुए। इस पूरे साल में क्या क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान कर दिया। पंजाब में हमजा शहबाज ने मुनहरिफ अरकान के साथ मिलकर इक़्तिदार संभाला। इस तरीके से पहली दफा हमने देखा कि जब वालिद प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके बेटे चीफ मिनिस्टर बन गए। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान की खाली नशिस्तों पर कामयाबी के साथ पंजाब का इक़्तिदार फिर हासिल कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला भी बने। इमरान खान ने पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया, लेकिन हुकूमत के तशद्दुद की वजह से लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। आजम सवाती, शहबाज गिल, शेख रशीद, फवाद चौधरी, हसन न्याजी, अजहर मशवानी, अली अमीन गंडापुर समेत कई कारकुनान गिरफ्तार हुए। इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज किया, ताहम वजीराबाद में कातिलाना हमले में वो जख्मी हो गए। इमरान खान ने रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर असेंबलियों की तहलील का ऐलान किया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब असेंबली की तहलील से कबल चौधरी परवेज़ इलाही ने इत्मीनान का वोट हासिल किया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर दी। तहरीक इंसाफ ने यह सोचा कि असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन की तारीख लेने के लिए जेल भरो की तहरीक का आगाज करना पड़ा। जेल भरो तहरीक में दर्जनों रहनुमा और कारकुन कई रोज गिरफ्तार रहे।
इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत 140 से जायद FIR दर्ज हैं। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी एलानिया लगी, लेकिन फिर अदालत के फैसले के बाद ये पाबंदी अब भी खैर एलानिया तौर पर जारी है। सो ये एक साल का रिव्यू है। हमारे साथ PTI के सीनियर मेंबर असद उमर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच असद साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एक साल का रिव्यू आप कैसे करेंगे, क्या खोया क्या पाया? देखिए, एक साल को अगर मैं मुख्तसर करके आपको बताऊं तो वो साल शुरू हुआ एक रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश से, और उससे सबसे पहली चीज़ जो पहला मरहला था हमारे सामने, एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान के अंदर खड़ा हुआ। पाकिस्तान की कौम जो है इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ ख़ुद निकल आई। सबसे पहले तो उस वक्त तो कोई लीडर की कॉल भी नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा कि हुकूमत जाने के बाद अवाम खुद सड़कों पर निकल आई उस। असद उमर साहब, यहाँ पे दो बातें जो मैं जानना चाहती हूँ, खासतौर पे साइफर के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि बात तो साइफर से शुरू हुई थी, आप ही वहां पर मौजूद थे जब भी हुई थी, लेकिन उस साइफर का एक अहम हिस्सा ये भी था कि अगर ये हुकूमत आती है तो दे विल बी रिवॉर्डेड। सो वो रिवॉर्ड वाले पार्ट के साथ क्या हुआ है? ये तो देखें उसके अंदर कहा क्या गया था। उसमें यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान जो है वो हुकूमत यहाँ पर नहीं बदलती है, इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं, तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा और आइसोलेट कर दिया जाएगा। और अगर वो नहीं होगा तो रिवॉर्ड, तो आई गेस रिवॉर्ड ये है कि आइसोलेट नहीं कर दिया गया। ये तो खैर वही बता सकते हैं जिनके ये अल्फाज थे कि उनके जहन में क्या था। अल्फाज हमने ज़रूर पढ़े हैं कि साल शुरू कैसे हुआ था। वो सियासी बहरान जो है उसकी शक्ल इख्तियारी एक अवामी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े जलसे होने शुरू हो गए, और वो भी रमज़ान के महीने में हुए। उसके बाद जो है जब सूरत हाल आगे बढ़ी तो साथ ही एक दूसरा मरहला शुरू हो गया, और वो ये था कि महंगाई तेजी से पाकिस्तान के अंदर बढ़नी शुरू हुई। और ये दोनों चीज़ें, अवाम का रद्द अमल जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ था, और वो लोग जो आकर मुसल्लत हुए थे पाकिस्तान में उनके खिलाफ, और साथ ही उनकी जो जिंदगी मुश्किल हो रही थी महंगाई से, उसके खिलाफ जब सूरत हाल ऐसी पहुंची कि जुलाई में आपने देखा कि इलेक्शंस हुए पंजाब के और 75% सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ जीत गई। तो उसके बाद तीसरा मरहला शुरू होता है, और वो मरहला शुरू होता है जबर और ताकत के इस्तेमाल का। और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लीडर्स इमरान खान और वर्कर्स के ऊपर नहीं था, वो मीडिया ने भी देखा। चैनल ने दिखाए इमरान खान की तकरीर, चैनल बंद। आप चैनल जरा ज्यादा दिखाता है अहमद यूसुफ साहब, आप डायरेक्टर न्यूज हैं, आपको उठा लिया जाएगा और आप पर तशद्दुद किया जाएगा। जमील फारूकी को उठा लिया गया, और जाहिर है सबसे ज्यादा तकलीफ दे अरशद शरीफ जिनको कत्ल कर दिया जाता है, पहले पर्चे काटे जाते हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा और बहुत से, समी इब्राहिम, गुलाम हुसैन को उठा लिया जाता है, और जल्दी में जरूर मैं नाम भी भूल जाऊंगा। तो ये तीसरा मरहला होता है जब वो भी काम, इमरान रियाज को एक दफा नहीं 2 दफा शायद उठाया गया। सो इस तरीके से ये तीसरा मरहला, और जितना वो करते रहते हैं, जितना जबर करते हैं, जितना ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती है, उतनी ज्यादा ये गैर मकबूल होते जाते हैं। और जबर कहां पर पहुंच गया है, अभी मैं देख रहा था हमारे नंबर्स, सिर्फ फरिया इस्लामाबाद में 6 हफ्ते के अंदर 625 वर्कर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए। सिर्फ एक शहर से 6 हफ्ते के अंदर 625 वर्कर। मुझे अगर कोई एक भी नाम बता देना कि मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर जो है वो उसके ऊपर कोई सियासी पर्चा कटा हो, 3 साल 8 महीने हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो थी इस्लामाबाद के अंदर, एक कभी मुझे नाम बता दे। अब इस सूरत हाल को देखते हुए 7 असेंबलियां तहलील हो गई, रोकने की कोशिश की, नहीं रोक सके, MPS को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सके, असेंबलियां तहलील हो गई, एतमाद का वोट भी मिल गया, कामयाब हो गए। अब इसका लेटेस्ट मरहला यह है कि अब आइन तोड़ने की जरूरत है इमरान खान को रोकने के लिए, तो वो आइन तोड़ने के लिए भी तैयार है। जितना ज्यादा ये रेजिस्ट करते जा रहे हैं इस अवामी दबाव को, इस पूरी, क्योंकि कौम एक तरफ आगे खड़ी हो गई है, उतनी ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलती चली जा रही है। मईशत के वो हालात हैं इस वक्त, हजारों कारोबार बंद हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज एक बड़े ग्रुप के साहब थे, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, सिर्फ उस एक ग्रुप ऑफ कंपनी ने 13,000 वर्कर्स को ले ऑफ किया है। महंगाई जो सोची नहीं थी पाकिस्तान ने, किसी ने आज तक किसी के
तसव्वुर में नहीं था कि 45% जो है अफरात-ए-ज़र हो जाएगी मुल्क के अंदर। 45% पे अफरात-ए-ज़र पहुंची हुई है। सो हर लिहाज से हमने मुल्क की तबाही कर दी। हम सियासी बहरान हमने पैदा किया, माशी बहरान पैदा किया, समाजी बहरान पैदा किया, और अब हम आईनी बहरान पैदा करने पर तुले हुए हैं। सो असद साहब, थोड़ा सा रिविजिट करते हैं। जिस वक्त लास्ट वो आखिरी रात थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप लोगों की हुकूमत की आखिरी रात थी, उस वक्त क्या आप लोगों का प्लान अब यही नजर आ रहा है कि अगर अदालतें ना खुलती तो आपने ये इजलास 2-3 दिन तक चलाना था? जी, यही प्लान था, 2 से 3 दिन। और क्या चलाना था, उसमें होता क्या? सिर्फ ये बात कही गई थी कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा मरहला है और तारीख में रिकॉर्ड होना चाहिए, और तमाम मेंबरान जो हैं उनको पास ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने अल्फाज में जो उनकी राय है, जो हकायक हैं, वो कौम के सामने भी रखें और असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर भी आए। ये करना था। 3 दिन के बाद क्या इमरान खान ने को बंदूकें उठा के निकल जाना था और हुकूमत नहीं छोड़नी थी? लेकिन जो भी वजह हुई, कैदी वैन्स भी आ गई और पता नहीं क्या क्या हो गया उस रात को। लेकिन उस वक्त ये जो पूरी पैनिक क्रिएट हुई थी, यकीनन ECL में भी नाम गए और बहुत सारे मामला हमने देखे जिसमें आपकी हुकूमत को पता भी नहीं था कि वो सब हो रहे हैं। तो अब लुकिंग इन हाइंडसाइट, अब आपको पता है कि ये कौन करवा रहा था सब? देखिए, वो तो बड़ा वाज़े नजर आता है ना कि हुकूमत उस वक्त अगर इमरान खान की थी तो ये सिविलियन हुकूमत की तरफ से तो इकदाम नहीं हो रहे थे। तो वो फिर जाहिर है सबका जहन जो है वो एक ही पावर की तरफ जाता है कि अगर सिविलियन हुकूमत नहीं कर रही थी तो फिर वो कर रहे होंगे। सो फिर अगेन, जैसे मैंने कहा, हम देखते हैं क्या खोया क्या पाया। 1 साल में अब ये बात तो वाज़ेह तौर पे नजर आ गई कि आप लोग कबूल नहीं हैं। सो इसके ऊपर भी गौर खौस हुआ है PTI में कि क्या वजह हुई है कि हम लोग बिल्कुल कबूल नहीं हैं? अच्छा, किसको कबूल नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है। ये आप बता दें किस किस को नहीं है। मेरा इशारा तो PDM की तरफ था। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि मैं जो हूँ वो तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सर्वेज में देखता हूँ, ओपिनियन पोल जो होते हैं या जो इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, मैं उनको देखता हूँ। इसी से पता चलता है ना कि किसको कबूल है और किसको नहीं कबूल है। तो इस वक्त तो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी मकबूलियत किसी सियासी लीडर को नहीं हुई, उतनी मकबूलियत इस वक्त इमरान खान को है। इस वक्त तो ये नज़र आता है कि जहाँ पर आप इलेक्शन कराते हैं पिछले 12 महीने में, तो 75 से 80% इलेक्शन इमरान खान जीत रहे हैं, तहरीक इंसाफ जीत रही है। तो किसको कबूल नहीं है? आप बताएं ना मुझे, कौन है जो कबूल नहीं कर रहा तहरीक इंसाफ को, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर एक गौर व फिक्र की जरूरत है? मेरा ख्याल से गौर व फिक्र कर लें तो बेहतर ही होगा। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि गौर व फिक्र हो रही है कि नहीं हो रही? होनी चाहिए। देखिए, गौर व फिक्र हम सियासत आपने करनी किया है। आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं? क्या आप आइन में यकीन रखते हैं? अगर आप पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जिस तरह आज वो तमाशा हो रहा था पार्लियामेंट में को 50 साल हमने आइन बनाने की सालगिरह मना रहे थे और सालगिरह मना रहे थे। हाँ, वो सबको मुबारक हो, लेकिन उस मुबारक बाद में जरा सा ज्यादा वजन होता अगर इसी पार्लियामान ने 2 दिन पहले खड़े होके एक करारदाद ना पास की होती जिसके अंदर उन्होंने कहा, बुनियादी तौर पे आसान अल्फाज में ये कहा कि हम आइन से इनहराफ कर रहे हैं, और उन्होंने आईने पाकिस्तान से बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम नहीं मानते। आज भी तकरीरें आप सुन रहे थे जिस तरीके के हमले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो रहे हैं, तो ये तो आइन से बगावत है ना। हमारी बुनियादी ढांचा जो आइन का, उससे बगावत है ये जो सब काम हो रहा है। तो ये लोग जो हैं, गौर व फिक्र यहां पर होनी चाहिए। अच्छा, इस सब के नतीजे में ये ताकत का इस्तेमाल, जबर का इस्तेमाल, अच्छा पहले जमीरों की मंडी लगा के आपने तोड़ लिए बंदे, आपने हुकूमत ले ली, अब आपने आइन तोड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यलगार करें। अगर इस सब से इनकी सियासत मजबूत हो रही होती तो चलो कुछ समझ में आने वाली भी बात थी। इन्होंने तो अपनी सियासत दफना दी है। तो मेरे ख्याल में गौर व फिक्र की तो वहां बहुत जरूरत है, वरना हमें भी करनी चाहिए। हमेशा कोई भी ज़ी-शोर इंसान जो है या कोई इदारा जो है वो मुसलसल अपने आप बारे में गौर व फिक्र करता है और बेहतरी की गुंजाइश निकालता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जरा गौर व फिक्र की ज्यादा जरूरत जो है ना, वो लाइन की दूसरी तरफ है। असद उमर साहब, क्योंकि आपकी स्टोरी तो फिर सबने फॉलो की कि आपने जब PTI ज्वाइन की, यही तब्दीली सब कहते थे कि आप जैसे लोग PTI में आ गए हैं, एक नई जमात का डिफरेंट विजन होगा। बट आप तमाम लोग शरीफ लोग ही हैं, मतलब नॉर्मल शहरी हैं। ये वो रवायती सियासतदान नहीं थे जो कि जाके बस हर तरीके से लड़ जाएंगे।
सो जब ये आपका मेकअप है पार्टी का, तो आपका क्या ख्याल है, ये डराने वाले हथकंडे असल में वर्क नहीं कर रहे? कौन कितने दिन तक लड़ेगा, किस तरीके से जबर का सामना करेगा? सो स्लोली ग्रेजुअली, मैं अगर अंग्रेजी की टर्म यूज करूं कि ब्लीडिंग टू डेथ, इजंट दिस व्हाट्स हैपनिंग टू पीटीआई? अच्छा, अभी तक की क्या सूरत हाल है, ये आप ठीक कह रही हैं कि उमूमी तौर पे सियासी तज्जिया ये था। ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत के बारे में कहा जाता था कि पंजाब जो है वो ताकत के साथ जाता है, और जब इतना बेदरेग इस्तेमाल ताकत का होगा और इतना जबर बढ़ेगा, तकरीबन आज से कोई 8-10 दिन पहले की बात है कि उस दिन 3100 हमारे कारकुनान गिरफ्तार थे। उसमें से मैंने जैसे बताया कि कोई 600 के करीब इस्लामाबाद में, बाकी ज़्यादातर पंजाब के अंदर थे। तो फिर तो पंजाब के जो सियासतदान हैं, जो रवायती सियासत करते रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 दफ़ा असेंबलियों में आ चुके हैं, उनको तो इस वक्त एक लाइन लगा के तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहिए था। हो क्या रहा है इस वक्त ज़मीन के ऊपर? मेरे ख्याल में वो जो 8-10 दिन का अरसा था ना, जिस वक्त सबसे ज़्यादा ये जबर जो है वो अभी तक ही अपनी पीक पर था, जिसके अंदर इमरान खान के घर के ऊपर हमला हो रहा था, जिसके ऊपर हमारे कारकुनान जख्मी हो रहे थे, हजारों की तादाद में जैसे मैंने कहा गिरफ्तार हो रहे थे। उस 8-10 दिन के अरसे के अंदर क्या हुआ? साबिका MNA मनसब डोगर मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। साबिका MNA जमशेद दस्ती ने PTI ज्वाइन कर ली। साबिका MNA एजाजुल हक ने PTI ज्वाइन कर ली, और उसी से कुछ चंद दिन पहले साबिका MNA शेख वकास ने PTI ज्वाइन कर ली। तो यहां तो जो तज्जिया था लोगों का, और उस तज्जिए के अंदर बड़ी मंतक थी, आपने जो बात की उसके अंदर वजन नजर आता है, लेकिन हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, ये उससे हमें उलट नजर आ रहा है। लेकिन जो फैसले कर रहे हैं वो ये देखने को या तो देख नहीं रहे हैं, या देख रहे हैं तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत अभी कुछ मफलूज हुई है कि जो जमीन पे नजर आ रहा है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन हम उससे सबक नहीं हासिल कर रहे हैं, और हम अपनी गलतियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं कि बजाय कि हम गलतियों से सीख के हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता, इस बहरान से बाहर निकलने का रास्ता इख्तियार करें। गुज़िश्ता 3 माह में जो कुछ हुआ है, और आपने कहा कि पीक भी उसी वक्त हिट किया आपने, जो जबर की तरीक़ेकार हैं, पछतावा तो हुआ होगा कि असेंबलीज ना तोड़ते तो बेहतर था? नहीं, देखिए, जिस वक्त असेंबली तोड़ रहे थे ना, तो उस वक्त भी ये इस बात का खदशा था कि जब असेंबलियां नहीं होंगी, हुकूमतें नहीं होंगी, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर जबर किया जाएगा। उस वक्त इस बात का खदशा भी था कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, तमाम जो आइनी माहिरीन थे उनको बुलाया इमरान खान साहब ने और उनकी राय ली, मुतफ़िक़ा राय ये थी कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, इलेक्शन तो करवाना ही है। आपने देख लिया कि अदालतों ने जितने भी फैसले दिए, तमाम अदालतों के यही फैसले आ रहे हैं। ये बहुत बात होती है वो कौन से जज हैं, वो जज जो हैं वो इस जजमेंट के फेवर में नहीं। कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं है अभी तक, एक भी जज, ना हाई कोर्ट का ना सुप्रीम कोर्ट का, कोई जज नहीं है जिसने अभी तक ये कहा हो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। सारी जो बहस है वो प्रोसेस के ऊपर है। अच्छा, हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पहले सुनी जाती, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आता या नहीं आता, ये सारी बहस है। सो मोटो जो है वो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। किसी जज ने अभी तक एक दफा भी ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन की जरूरत नहीं है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल वाज़ेह है आइन के अंदर, तो क्या आप छोड़ दें आइन को? क्या आप मान लें कि पाकिस्तान अब मावराए आइन चलेगा, या आप अपने आइनी हुकूक के लिए खड़े होंगे और आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आइनी रास्ते पे चलता रहे? तो बिल्कुल खदशा इसका था कि ये कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत अदा कर रहे हैं। राइट। असद उमर साहब, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में आज इंतखाबात एक रोज करवाने की करारदाद मंजूर की गई, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबात को के हवाले से एक पेशकश कर दी है। जरा देखिए असद उमर साहब, आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए चलकर वज़ीर आज़म के पास आना चाहिए। और बहुत सारी जगहों पर खबरें आ रही हैं कि ये शुरू हो चुके हैं मुज़ाकरात, हकीकत क्या है?
नहीं जी, अभी तक तो कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए और ये तो मुसल्लमा असूल है सियासत का कि जब भी डायलॉग करना होता है तो इनिशिएटिव जो है हुकूमत लेती है। पाकिस्तान 1971 के बाद से अपने बदतरीन बहरान से गुजरा है और इस बहरान के अंदर तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बहरान से निकालने के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी हों उसके अंदर मुआवनत करें। और उसके लिए रास्ता अभी तक बार बार हम ये बोलते हैं, मेरे ख्याल में कम से कम मैं 100 प्रोग्राम में तो ये कह चुका हूँ, कभी आज तक जवाब नहीं मिला कि अगर किसी के पास कोई रास्ता है एक नए इलेक्शन के, एक फ्रेश मैंडेट के अलावा इस बहरान से निकलने का, तो भाई बता दो, हम उस पर भी बात कर लेंगे। हम तो आपको पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि जब तक आप एक नया इलेक्शन नहीं कराएंगे ये बहरान चलता रहेगा और पाकिस्तान मजीद दलदल के अंदर धंसता चला जाएगा। और बदकिस्मती से वही हमें देखने को नजर आ रहा है, हर माह जो गुजरता है वो पिछले गुजरे हुए माह से ज़्यादा बदतर होता है। तो और उस इलेक्शन को करवाने के लिए हुकूमत बातचीत करने को तैयार है, तो बिल्कुल हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी कोई नई पोजीशन नहीं, हम तो 8 महीने से ही कह रहे हैं। लेकिन इस बातचीत में क्या डिस्कस होगा? आप लोग कहेंगे कि इलेक्शंस आगे ले जाएं और वो कहेंगे कि हम अक्टूबर से थोड़ा पहले आ जाएं। तो कह रहे हैं इलेक्शन मुझे क्या पता क्या डिस्कस होगा इस फरिया। हमें हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है ना कि आज इलेक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए इलेक्शन। हमारी तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। अब इसके अंदर भी 2 मुख्तलिफ चीजें हो गई ना। एक है इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन, वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक भी मैं उसको आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तो नहीं हो सकता कि अच्छा असद उमर कहे यार चलो कोई बात नहीं यार, पीडीएम वाले कह रहे हैं तो जुलाई में कर दें, आइन अगर टूटता है तो टूट जाए। ये तो चॉइस नहीं है ना, ये मेरे पास इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए मेरे पास इख्तियार कि जब मेरी मर्जी है मैं आइन तोड़ दूं। बाकी असेंबलीज जो है उसके अंदर आपके पास मौजूद है, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि डेट्स की बात की जा सकती है कब करें। और अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसकी भी जब बैठेंगे साथ तो फिर पता चलेगा कि दोनों ये पंजाब और केपी इलेक्शंस और दूसरे जो इलेक्शंस हैं उनकी कोई दरमियानी को रास्ता अगर निकालने की इनकी ख्वाहिश है तो बताएं हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो बातचीत होगी तो पता चलेगा ना। इस वक्त तो उनको गलत फहमी है कि जितने लोग हम गिरफ्तार कर लेंगे, जितने लोगों को पर हम तशद्दुद कर लेंगे, उतनी हमारी जो है वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और बेहतरीन है और हम मज़े से चलते आगे ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इतनी बड़ी गलत फहमी है। 30-30, 40-40 साल की, 50-50 साल की अपनी सियासतें इन्होंने बेड़ा गर्क करा के कर दी हैं, रख ली हैं इसी गलत फहमी के ऊपर। 9 अप्रैल 2022 को आपने नेशनल असेंबली में सवाल उठाया, हमारे पास वो है भी, कि अदलिया ने फैसला देकर पार्लियामान के अमूर में मुदाखलत की थी उस वक्त। अब हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेज दिया है। अगर पार्लियामेंट फंड्स देने से इनकार कर देती है तो फिर भी क्या ये अदलिया की मुदाखलत होगी पार्लियामेंट में? आइन के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, इसमें पार्लियामान के पास चॉइस नहीं है। अगर पार्लियामान बदलना चाहती है आइन को तो उसका तरीका भी आइन के अंदर दर्ज है। 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। आप 2/3 अक्सरियत से आइन के अंदर तरमीम कर लें और आप अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करवा लें। लेकिन इस वक्त उनके पास 2/3 अक्सरियत है नहीं, वो आइन में तरमीम कर नहीं सकते। और जब तक आइन है, मैं अभी क्या कह रहा था कि अगर मेरी भी अपनी ज़ाती ख्वाहिश हो तो मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर ये नहीं कह सकता कि चलो ठीक है हम आइन तोड़ देते हैं। सो आइन तोड़ने का इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, ना अदलिया के पास है ना पार्लियामान के पास है। राइट, बट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और 58 में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का सदर और गवर्नर का इख्तियार ख़त्म करके अब ये इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाएगा। सो वो वर्कआउट तो करने की कोशिश कर रहे हैं मोडालिटीज़ को, अब उसका आईनी कवर भी मिल जाएगा तो फिर क्या इलेक्शन हो जाएंगे आपकी नज़र में? नहीं मिलेगा। आपका तज्जिया गलत है, उनको आईनी कवर फिर भी नहीं मिलेगा। इस वक्त गवर्नर और सदर के पास आइन के आर्टिकल के मुताबिक गवर्नर के पास और उसके बाद इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सदर के पास इख्तियार है तारीख देने का, लेकिन वो इख्तियार आइन की हदूद के अंदर है। और आइन की हदूद क्या है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। गवर्नर अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकता कि मैं इलेक्शन जो है वो 180 दिन के बाद कराऊंगा। सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कह दें कि मैं इलेक्शन जो है वो 1 साल के बाद कराऊंगा। जो तारीख देने का इख्तियार उनके पास है, लेकिन जो उन्होंने तारीख देनी है वो आइन के तरीकेकार के तहत देनी है। तो जब तक आइन की आर्टिकल 218 मौजूद है और उसके अंदर 90 दिन की बंदिश मौजूद है,
चाहे वो तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के पास हो, सदर के पास हो, इलेक्शन कमीशन के पास हो, वो तारीख होनी 90 दिन के अंदर है, उससे नहीं बचा जा सकता। अगर उससे बचना चाहते हैं तो आईनी तरमीम करें, 90 दिन की शर्त खत्म करें, उसको 180 कर दें, उसको 360 कर दें, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन इनके पास इस वक्त आईनी तरमीम करने के नंबर नहीं है, वरना तो पता नहीं क्या क्या कर चुके होते अभी तक आइन के साथ। सर, मौजूदा हुकूमत का मौकफ ये है कि चूंकि इलेक्शन के लिए बजट में फंड्स नहीं रखे गए हैं, तो इस हवाले से खुसूसी बिल लाना जरूरी था। सो एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आप इसको कैसे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को? अच्छा, पहले तो मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूं कि आपने इतने स्ट्रेट फेस के साथ ये सवाल पूछा है बगैर हंसे हुए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इतनी अहमकाना बात के ऊपर हंसना ना। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का इस साल का जो बजटेड अखराजात हैं वो 9,500 अरब से ज़्यादा हैं। 9,500 अरब। पंजाब का इलेक्शन कराने के लिए तकरीबन 11 या 12 अरब रुपए चाहिए, और पंजाब और केपी दोनों कराने के लिए 21 अरब रुपए चाहिए। ये सिवाय मजाक के और कुछ भी नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन के अखराजात होते हैं, इसी तरीके से जो वो हैं चार्ज एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं, वो जब साल ख़त्म होता है तो पार्लियामान के सामने एक रिपोर्ट रख दी जाती है, इतना खर्चा हो गया। उसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, कोई पार्लियामान से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हुकूमतें जो हैं वो सैकड़ों अरब रुपए, कभी कभी 1,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो बजट मंजूर हुआ था उससे तजावुज़ कर जाते हैं अखराजात, और वो साल के एंड में जब अगले साल का बजट आता है तो उसमें डाल के वो अप्रूवल करा दिया जाता है कि जी अब ये खर्चा हो चुका। तो 20 अरब रुपए के लिए जाना वापस पार्लियामान, सिवाय एक अवाम के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के और अपने आइन तोड़ने के जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करने के, इसके अलावा इसमें कुछ भी वजन ही नहीं है। सर, जो आपका मौकफ भी है, पीटीआई का भी मौकफ है कि ये सीधा, और बहुत सारे कानूनदानों का भी मौकफ है, जिसमें एतजाज एहसन साहब शामिल हैं, सलमान अकरम राजा शामिल हैं, कि इससे तो निकल ही नहीं सकते 90 दिन से किसी भी तरीके से। अदलिया से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? वो सख्त फैसले लें, आर्टिकल 6 की तरफ जाए, या तौहीन अदालत की तरफ जाए? क्या आपकी उम्मीद होगी उनसे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि अदलिया को क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अदलिया आज़ाद है, उन्होंने फैसले अपने खुद करने। मेरी तो अदलिया से सिर्फ ज़ाहिर है एक सादा सी ख्वाहिश होगी, और वो ये कि आइन से इनहराफ ना होने दें। जो भी वो बेहतरीन रास्ता समझते हैं आइन से इनहराफ को रोकने का, आइन तोड़ने से रोकने का, वो उनको इख्तियार करना चाहिए। उसका जो बेहतर रास्ता है वो मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन एक जनरल तासुर है कि रिस्ट्रेन दिखाया अदलिया ने। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अच्छा किया है, लेकिन कुछ लोगों का तज्जिया ये है कि शायद अदलिया में एक डिवीजन ना होती तो ये रिस्ट्रेन ना दिखाया जाता। बहुत सारी बातें की गई हैं अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस के हवाले से। आप अप्रिशिएट करते हैं रिस्ट्रेन को, या आपके ख्याल से थोड़ी सख्ती होनी चाहिए? देखें, रिस्ट्रेंट तो उन्होंने डेफिनेटली दिखाया है, और डिवीजन की बात नहीं है। देखें, ये डिवीजन की भी बड़ी कहानी, वो 3 लोग बहुत शोर मचाया गया। अभी ये जो जजमेंट आई थी फायज ईसा साहब की, जो 2-1 की स्प्लिट जजमेंट थी, केस कुछ और हो रहा था, उस पर उन्होंने सू मोटो डिस्कशन करके एक जजमेंट दे दी सू मोटो के ऊपर। उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बनाया चीफ जस्टिस ने, जिसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल नहीं थे, और वो एक जज जिन्होंने इख्तलाफ किया था जस्टिस फायज ईसा और दूसरे जो जज थे उनकी राय से, वो शामिल नहीं थे, क्योंकि वो उस पर बात कर चुके थे। तो जाहिर है वो तो पहले ही इख्तलाफ कर चुके थे। 5 मिनट की कार्रवाई के अंदर उन्होंने फैसला दिया, यूनानिमस फैसला दिया। तो 8 जज तो बिल्कुल क्लियर डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं मेजॉरिटी इस वक्त चीफ जस्टिस इस आईनी नुक्ते के ऊपर। वहां पे कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा कि कोई 8-7 का कोई खेल हो रहा है, लेकिन जो आइन की ये जो इंटरप्रिटेशन है, जिस तरीके से ये फैसले किए गए, उसके ऊपर तो बड़ी वाज़े तौर पे वो अक्सरियत दिखा चुके हैं। लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं अदलिया की। हमें तो जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत बनाने वाला फैसला किया, और वही लोग जिनको ये कह रहे हैं कि वो लोग जो 10 साल तक इमरान खान को रखना चाहते थे, और उसमें सबसे ज़्यादा नाम किसका लिया जाता है? ये 3 जजेस जिन्होंने अभी ये फैसला किया, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों लोगों ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, पीडीएम की हुकूमत बनी उस फैसले के नतीजे में।
वो जजेस जिन्होंने पीडीएम की हुकूमत बनाई अपने फैसले से, वो उनको कह रहे हैं कि ये साजिशी थे और ये 10 साल इमरान खान की हुकूमत रखना चाहते थे। सो ऐसी ऐसी बातें इस वक्त हो रही हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में तो देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास तो कोई बड़ी अफवाज नहीं होती ना अपने रिट को इन्फोर्स करने के लिए। तो ये कलेक्टिव एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है रियासत पाकिस्तान की, और रियासत पाकिस्तान के इतने अहम सुतून को इस तरीके से अटैक किया जा रहा हो तो मेरे ख्याल में बाकी रियासती इदारे जो हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़े, वरना तो ये बिल्कुल हम जंगल बनते चले जा रहे हैं। सो अब जब एक साल पीछे मुड़कर देखें तो आपके ख्याल से पार्लियामान में अगर आप लोग रहते तो बेहतर नहीं था नेशनल असेंबली में? देखिए, इस चीज के ऊपर दो राय उस वक्त भी थी और आज भी दो राय हैं, उसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। आपकी क्या राय है? एक राय ये बिल्कुल उसके ऊपर मेरी राय जो है वो मैं पार्टी के अंदर जब फैसले होता हूं तो वहां पे खुल के देता हूं, और उसके बाद जब फैसला हो जाता है तो आप समझे वो मेरा ही फैसला होता है। सो मैं जो भी पार्टी का फैसला है वही मेरी राय है। लेकिन ओपिनियन क्या था? ओपिनियन ये था, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था असेंबली में होंगे, वहाँ पर इनकी जो कमज़ोरियाँ कोताहियाँ हैं उसको पॉइंट आउट करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक साजिश हुई है, एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, आप उस निज़ाम का हिस्सा बनते हुए नज़र नहीं आना चाहिए आपको। हमने प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं छोड़ी, हमने सेनेट नहीं छोड़ी, लेकिन वो हाउस जिस हाउस से वज़ीर आज़म ने मुंतखब होना था उस हाउस को हमने छोड़ दिया, और उसकी वजह से एक बड़ी क्लियर वाज़ेह पैगाम गया अवाम के अंदर कि ये जो हुआ है हम इसको लीगल लेजिटिमेट नहीं मानते और हम इसके खिलाफ खड़े में। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम के अंदर निकले और आपने देखा जैसे पजीराई मिली, तो दोनों राय उस वक्त भी मौजूद थी, आज भी इसके ऊपर बहस होती है। राइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। असद उमर साहब, एस्टैब्लिशमेंट से कैसे ताल्लुकात हैं इस वक्त आपकी जमात के? हमारे तो फिलहाल कोई ताल्लुकात नहीं है जी अच्छे बुरे कुछ भी नहीं है, ताल्लुकात ही खत्म हो गए हैं बिल्कुल जी। हमारी कोई बातचीत नहीं है इस वक्त। लोगों की ज़ाती तौर पे पर्सनल रिलेशनशिप ज़ाहिर होती हैं, लेकिन कोई इज्तिमाई तौर पे इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन इस वक्त कोई आपस में बातचीत नहीं है। कोई उम्मीद है? पहले माजी में खान साहब कहते रहे हैं कि वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन कुछ अरसे से उन्हें छोड़ दिया ही कहना। सो अब उम्मीद भी नहीं है कोई? नहीं, जाहिर है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। मेरे ख्याल में सियासी मामला तो सियासतदानों को ही हल करने चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो एक अहम रियासती इदारा है, और रियासत के लिए और आइन के लिए तो बिल्कुल नज़र आना चाहिए और वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज जो कि पीएमए की जब पासिंग आउट परेड होती है तो हम तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो हल्फनामा उठाते हैं जिसमें वो कहते हैं आइन का दिफा करेंगे। तो अगर आइन टूटते हुए नजर आएगा, सियासी तौर पे उनको बिल्कुल साइड नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए फौज की तरफ से कि इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की मदद की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आइन से पासदारी और रियासती निज़ाम से पासदारी हमें बिल्कुल उम्मीद भी है, और बिल्कुल कौम का हक बनता है, कौम हक बजानिब है कि वो तवक्को रखे कि पाकिस्तान की फौज वो किरदार अदा करेगी। सो एनएससी की मीटिंग हुई, मच हाइप्ड मीटिंग हुई, लेट मी से। सो उसके अलामिये में ये भी कहा गया कि जो इस वक्त दहशतगर्दी में सर्च है जो बढ़ रही है वो टीटीपी से नरम गोशा रखने कोट एंड कोट और बगैर सोचो विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। एक तो क्या ये इशारा आपकी हुकूमत की तरफ है, क्योंकि नरम गोशा रखने का आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है, और आप क्या समझते हैं जिसकी भी ये पॉलिसी थी ये गलत पॉलिसी थी उस वक्त? शायद वो रेफर कर रहे थे इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब, बिकॉज 22 जुलाई 2022 का राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट जो है मौजूद है ऑन रिकॉर्ड कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो तमाम कंसेंसस के साथ और सबकी मुशावरत से किए जा रहे हैं। तो शायद उसकी तरफ इशारा था, मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ इशारा था, लेकिन ये ज़रूर है ये भी वो ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा राय
थी और आज भी है। मेरे ख्याल में जो पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी के ऊपर भी बहस हो सकती है। वहाँ पे अगर आप मुकामी लोगों के साथ बैठेंगे, और आपको सबसे ज़्यादा बात सुननी चाहिए इस वक्त उन लोगों की जो बराह रास्त इससे मुतासर हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद वालों की भी बात ज़रूर आप सुन लें, लेकिन सबसे ज़्यादा बात जिसकी सुनने की ज़रूरत है वो हमारे जो जम अजला हैं, हमारे मलाकंड का एरिया है, जो बराह रास्त जो इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो वह आपको बड़ी दलील से बताएंगे कि क्या कोताहियाँ हैं, कि किस तरीके से इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कमज़ोरियाँ रही हैं पिछले 1 साल के अंदर जो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है, और उसके नुकसानात भी बड़े वाज़ेह तरीके से सामने आए। सो उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहम दिन पर अहम डिबेट, लेकिन पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी दर्जा हरारत है वो किसी तौर पे भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया इलेक्शंस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी तक जो आपको हुकूमती हलकों से मुख्तलिफ सिग्नल्स मिल रहे हैं उससे लगता ये है कि इलेक्शंस के मामले में अभी भी इबहम है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।